स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों। घर पे सभी पढ़ाई कर रहे हो बच्चों। लास्ट कुछ दिनों से आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो आपको लगेगा कि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं बच्चों वो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पर कंपैरेटिवली साइज इनका छोटा है। हम लोग जो प्रीवियसली जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर पढ़े, उसके बाद धीरे धीरे आपका क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा छोटा होने लगा। और वैसे ही बच्चों आज भी जो एक क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं कंसिडरेशन का और एक क्वेश्चन है, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट का एंड है। पर बच्चों हमारा यूनिट 1 खत्म नहीं हुआ, हमें और भी 6 क्वेश्चंस पढ़ने हैं बच्चों। बेसिकली अगर मैं आपको फ्रैंकली हर चीज बताता हूं तो आपको मैंने बताया कि यूनिट 1 में 13-14 क्वेश्चन है, मैं आपको वही 13-14 टोटल क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं भी अभी या बाद में पर सारे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। पर बच्चों यूजुअली 2-3 क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ाए जाते, दिस इज द फैक्ट। बस कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन, ऑफर के बारे में बताया जाता है, थोड़ा थोड़ा कंसिडरेशन। तो 3-4 क्वेश्चन पढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है, बताते नहीं है। पर हम लोग यहाँ पे लगभग बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कि 2 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन इन और एलिमेंट के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। देन बच्चों ऑफर के बारे में पढ़े, ऑफर एंड उसका एलिमेंट्स। उसके बाद रिवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़े, 4 क्वेश्चन हुए। देन उसके बाद बच्चों हम लोगों ने एक्सेप्टेंस पढ़ा, वो 5वां क्वेश्चन था। एंड उसके बाद बच्चों हम लोगों ने कंसिडरेशन पढ़ा, दैट इज योर 6th क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? तो अब तक हम लोग 6 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, एंड एग्जाम में आप लोगों को इनमें से जरूर 1 तो गारंटेड मिलेगा, और जो मैं 6-7 पढ़ाने वाला हूं उसमें से 1 जरूर मिलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, 100% बच्चों पहला क्वेश्चन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका इंटरनल का या सेमिस्टर का, अगर इंटरनल में आ जाए तो सेमिस्टर में नहीं आएगा, अगर सेमिस्टर में आ जाए तो इंटरनल में नहीं आएगा। तो ये तो गारंटेड क्वेश्चन, इंटरनल का तो गारंटेड सोच लो, सेमिस्टर में भी घुमा फिरा के शॉर्ट में आ जाएगा। ओके बच्चों, सो आज जो आपका फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हमने अभी तक 6 क्वेश्चन पढ़े उसका आखिरी क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड टू बच्चों कंसिडरेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन है what do you mean by consideration? Okay बच्चों, then explain no consideration no contract, comment on it। बच्चों no consideration no contract, जो बिना consideration के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उसके ऊपर हमें कमेंट देना है। सो बच्चों no consideration no contract, कमेंट ऑन इट। तो ध्यान से बच्चों सुनो, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उस पे हमें ध्यान देना है। सो बच्चों आप लोग अभी सोच में अगर पड़ गए होंगे, या आप लोग बस मुझे सुन के रह गए, पर आप लोगों को खुद तुरंत सोचना चाहिए सर क्या पढ़ा रहे हैं आज। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो तुरंत सोचता सर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो हम सभी को मालूम है, बिकॉज कंसिडरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफरर एंड ऑफरी के बीच में कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पर कंसिडरेशन रियल होना बहुत जरूरी है एंड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता। एक पार्टी को सिर्फ बेनिफिट मिले ऐसा तो नहीं हो सकता। So consideration is the foundation of contract, and a contract, an agreement can be enforceable by law only when it is supported by valid consideration। और एक बच्चों एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल तभी किया जा सकता है जब वो वैलिड कंसिडरेशन से सपोर्ट करता है। एंड बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट संपूर्ण रूप से पूरी तरह से बच्चों ग्रेचुइटियस है, वैलिड माने वॉइड है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बच्चों, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कैन कम इनटू फॉर्म।
नहीं बन सकता, कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ ब्लड है। फिर भी आज का क्वेश्चन ऐसा क्यों है जहां बोला जा रहा है, जहां पे हमें सीखने को मिलेगा बच्चों कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट ऑन इट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जो पॉइंट है बच्चों, उसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो हमें यहां लिखना क्या है स्टूडेंट्स? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट वी डू नॉट रिक्वायर टू राइट ऑन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। वो तो हम पहले से लिख चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कमेंट ऑन इट मतलब बच्चों, कमेंट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन को पहले समझो, उसके बाद आंसर्स पे जाना। ओके बच्चों, ध्यान सुनो। सपोज जैसे कोई इंसान कुछ बोलता है तो आप उसके ऊपर कमेंट मारते हो। तो कमेंट मारने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप उसकी बातों से एग्री नहीं हो, आपने उसको कमेंट मारा, टॉन्ट मारा, मतलब उसकी बातों का जो रिलायबिलिटी है, उसकी जो सच्चाई है, उस पर आप विश्वास नहीं करते, आपने उसको ऐसे ही कमेंट मार दिया कि ऐसे ही वो बना के बोल दे रहा है। तो कमेंट यही होता है। सो बच्चों, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो दुनिया में जो ये कॉन्सेप्ट है, एज पर दी सेक्शन 2D में जो लिखा है बच्चों, विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कैन फॉर्म, हमें उसके ऊपर कमेंट देनी है। कमेंट देने का मतलब हमें इस बात का उल्लंघन करना है, हमें इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना है कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हमें यहां पे ये लिखना है कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सो बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर जब तक आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर लिखने के लायक नहीं बनेंगे। मैं आपको आंसर समझा दूंगा अपने तरीके से, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। मेरे तरीके से वैसी पढ़ाई नहीं होती। आपको खुद अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में पूरी समझ के साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को समझना है, एंड क्वेश्चन को भी पहले समझना है। सबसे पहला ड्यूटी क्वेश्चन समझना। सो बच्चों, कमेंट मारने का मतलब, अगर मैं एक चीज बोलता आप उसके ऊपर कमेंट मारते हैं, मतलब आप उसका ऑपोजिट बोलते हैं। सो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा प्रोवर्ब है, उसके ऊपर कमेंट देने का मतलब आपको यहां पे लिखना होगा कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो दैट इज द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू राइट क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या क्या केसेस है, क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस है। सर्कमस्टांसेस छोड़ दो, केसेस छोड़ दो। क्या कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दैट इज आवर टुडेज टॉपिक, टुडेज सब्जेक्ट बच्चों। वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू एक्सप्लेन सम ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है पर वहां पे कंसिडरेशन नहीं होता है, शायद एक साइड से होता है, दोनों साइड से नहीं होता, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ हमें ये मालूम है कि विदाउट कंसिडरेशन कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्लियर बच्चों? होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया। सो नाउ पहली बात बच्चों क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन। उसके बाद था बच्चों एक्सप्लेन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट विथ कमेंट, उसके साथ कमेंट देना है। तो बच्चों पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट था व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन, इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आप प्रीवियसली जो नया कुछ नहीं कुछ भी न्यू नहीं बताऊंगा। आप उसी पहले वाले इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशंस पार्ट को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। नहीं, आपको यहाँ पे उसी को प्रेजेंट करना है। इसके लिए कोई स्पेसिफिकली न्यू इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड डेफिनेशंस को नहीं फॉलो करना है, ऐसा है भी नहीं ना। डेफिनेशन हो सकती है पर है भी नहीं। सो एज यूजुअल आपने जैसे पहले पढ़ा था, कंसिडरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। A contract can be enforceable, an agreement can be enforceable by law if it is made on consideration. Consideration is treated as the lifeblood of every contract and without consideration no contract can come into existence. ये introduction part था। The term consideration means price. It means giving something in return of receiving something. That is something in return of something, and without consideration, without valid lawful consideration, a contract cannot be formed. And such consideration may be past, present or future. In case of past consideration, it was given in the past but the benefit
will be taken in future. In case of present consideration, both the consideration and the benefit is taken immediately, and in case of future consideration, consideration is given at present but the benefit will be taken in future. So in this way मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मीनिंग, एंड उसके बाद यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल ऑफ एनी एग्जाम्पल आपको याद है. ए सोल्ड हिज कार, सेकेंड हैंड कार पर ए सोल्ड हिज कार टू बी फॉर रुपीज 1 लाख. सो सोल्ड बेच दिया एंड बेच दिया. सो हियर फॉर बी कार इज द कंसिडरेशन एंड फॉर ए 1 लाख इज द कंसिडरेशन. ओके बच्चों, देन डेफिनेशन में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू पोलॉक consideration is the price for which the promise of other is bought and the promise thus given for value is enforceable. बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, मैं आपको जो आंसर्स बता रहा हूँ कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ. दिस इज माई पर्सनल बातें हैं. तो बच्चों अगर मैं आपको बोल पा रहा हूँ एंड स्टिल +2 से लेके अभी तक, आई डोंट थिंक आप लोगों को भी इसमें कमी करनी चाहिए. आपको मुझसे अच्छा बोलना चाहिए. एंड उसके बाद पढ़े थे अकॉर्डिंग टू सेक्शन डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, consideration may be defined as when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence is said consideration for the contract. So this is the introduction, meaning and definition part that I already told you in the previous classes. Okay, 2 बार मैं बोल चुका, आज 3rd टर्म्स मैंने रिवाइज कर दिया. So now come to the today's topic जो है no consideration, no contract, but we do not require to give explanation on without consideration no contract is formed. We have to give explanation on what are the exceptional cases where without consideration a contract can be formed. A very small question like previous जैसे क्वेश्चंस पढ़ ज़्यादा बड़ा नहीं है पर वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड बच्चों ये हर 3-4 साल में एक बार ये क्वेश्चन आता है. आपको 12 मार्क्स तो नहीं बोलूँगा पर 2017-18 में शायद ये 12 मार्क्स आया था. पर बच्चों कभी कभी 12 मार्क्स क्वेश्चन को 2 पार्ट किया जाता है, 6+6. तो 6 मार्क्स क्वेश्चन में ये बहुत बार ऐसे ये क्वेश्चन आया है. एंड पहले 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता था लॉन्ग क्वेश्चन, तो तब वे 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता था, प्लस और 8 मार्क्स में कभी एक्सेप्टेंस, कभी रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऐसे क्वेश्चन आते थे. क्लियर बच्चों? सो नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ कैन वी डिफाइन the exceptional cases where a contract can be formed without consideration. Not without valid नहीं बोल रहा, adequate नहीं बोल रहा बच्चों, बिना consideration के contract बनेगा. So very interesting शायद लग रहा होगा आपको सभी को. तो ध्यान से सुनो बच्चों. Natural love and affection बच्चों, point to be noted. पहला पॉइंट बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. बच्चों आप इंडिया में रहते हो, हिंदुस्तानी हो सभी, चाहे वी रिलेट टू एनी कास्ट हो, नो मैटर बच्चों. पर हिंदुस्तान में क्या होता है आप सभी को मालूम है. बच्चे अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉपर्टी का डिमांड करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सभी को हक मिलता है. आज तो गवर्नमेंट बोल चुकी है पहले से भी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे सभी का हक है. ओके, तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, पेरेंट्स ने आपको अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी. क्यों किया? क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं. इनफैक्ट आप उनको पूछो कि ना पूछो, दैट डजंट मैटर. वो नहीं सोचते कि वो हमें हमारे बच्चे पूछेंगे नहीं, पर वो अपनी प्रॉपर्टी आपको दे देते हैं. तो मुझे यहाँ पे बोलो, अगर आप अपने माता पिता के 2 बेटे हो, 2 बेटियाँ हो, या 1 बेटा 1 बेटी हो, तो अगर पेरेंट्स अपनी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को 50 करोड़ में बांट देते हैं, या कोई भी बच्चों, अगर सपोज हमारे पास 2 घर है तो 2 घरों को दोनों में बांट दिया, एक जैसे घर है, एक दे दिया ए को, एक दे दिया बी को. तो बच्चों पेरेंट्स ने जो तुमको घर दिया उसके बदले आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को कुछ दिया. पेरेंट्स ने अपना घर आप लोगों को देने के बाद आप तो उसके मालिक बन गए, वो उसका मालिक बन गया. आप पेरेंट्स कहाँ हैं बोलो? समझ में आया कि नहीं है? ओके, आज तक आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आपके लिए हम ये सामान ला देंगे, आपके लिए हम बैट ला देंगे, आपके लिए स्कूल बुक्स ला देंगे, आपके लिए एक लैपटॉप ला देंगे, एक मोबाइल फ़ोन ला देंगे,
एक डेस्कटॉप ला देंगे, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ला के देते हैं एंड बोलते हैं ला के देंगे। उसके बदले कि आप उनको कुछ देते हो, पर वो ला के देते हैं कि नहीं देते? आपके स्कूल का फीस देने का जिम्मेवारी किसका? आपका है ना आपके पेरेंट्स का है? आपके पेरेंट्स का ही है। आपको तो कोई जोर नहीं कर सकता, बोलो। तो बच्चों यहाँ पे देखो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में पेरेंट्स ने आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें पेरेंट्स ने बस अपना सब कुछ आपको दिया, उसके बदले आप लोगों से उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। सो दिस इज कॉल्ड बच्चों नेचुरल लव एंड अफेक्शन में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। पेरेंट्स को अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। आज की जरूरी मतलब अगर बच्चे वहाँ पे हक मांगे तो पेरेंट्स उससे मतलब अगर पेरेंट्स दे रहे हैं प्रॉपर्टी तो उनको अपने बच्चों को डिवाइड करना पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक को देंगे दूसरे को नहीं देंगे, सभी को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा, कोई लड़का लड़की कुछ मायने नहीं रखता। तो मेरी पॉइंट को सुनो बच्चों। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, अब आंसर लिखते हैं। एन एग्रीमेंट, बोलो मेरे साथ, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, बोलो मेरे साथ, ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ इट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर यहां पे दोनों के अंदर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा तो बच्चों इस एग्रीमेंट को वैलिड बोला जाएगा। हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और भी an agreement which is made without consideration also enforceable by law, also known as contract बोला जाएगा बच्चों, if it is made on account of natural love and affection। तुम्हारी स्कूल की फीस तुम्हारे पापा भरते हैं, तो बच्चों एक्चुअली पापा को तो कुछ मिलता नहीं है, so that is also called बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। an agreement made without consideration इज ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर ये ओरल हो या रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर हो गया। एक्चुअली हमने आपकी जमीन, तो जब पापा अपनी जमीन को डिवाइड करते तो ये तो ऑफिस में जाके होता है, ऐसे मुंह से तो नहीं हो जाता। हाँ, मुंह से भी हो सकता है अगर बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हों, माँ बाप के साथ हों, कभी भी बस जमीन अपने आप लिए पर माँ बाप को एक साथ रखते हैं। पर आजकल बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो लोग डरे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, तो हम सब कुछ लीगली कर लें। सोचो, वो खुद तो अपने आप में डिवाइड करें, फिर सोच रहे हमारे बच्चों का क्या होगा, इसलिए वो लोग पेपर पे आ रहे हैं। सो यहाँ पे बोला जाएगा एन एग्रीमेंट विच इज मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड बच्चों इफ इट इज रिटेन हो, रजिस्टर्ड हो, एंड इट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ, बच्चों सारा सबसे मेन पॉइंट, इफ इट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शंस बिटवीन द पार्टीज। अगर पार्टीज के अंदर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा, उसके चलते अगर एक आदमी किसी और को कुछ देता है, एक इंसान किसी और को देता है, एक पिता अपने बच्चे को देता है, भाई बहन को देता है, हाँ बेटा माँ को देता है, तो दैट इज बच्चों वैलिड। इनफैक्ट यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, वन साइड में है, वन साइड में नहीं है। क्लियर बच्चों? सो कोई भी एग्जांपल दे सकते। ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रोमिसेस टू गिव हिज लैंड टू हिज सन, प्रोमिसेस टू पे ₹1 लाख टू हिज सन। बी प्रॉमिस किया या उसने 1 लाख रुपए दे दिया, तो बी ने क्या उसके बदले अपने पापा को, अपने पेरेंट्स को कुछ दिया क्या? कुछ नहीं दिया। इनफैक्ट बच्चों ये वैलिड होगा। हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम अपनी ज़मीन आपको देंगे, तो हम आपको दे रहे हैं। क्लियर बच्चों? ये लिखा है लॉ में, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, पर यू हैव टू एक्सेप्ट अकॉर्डिंगली। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हम अपनी चीज़ों को दूसरी और को देते हैं, उसके नाम पे कर देते हैं अपनी चीज़ को, पर हमें वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। हम प्रॉमिस करते हैं आपको हम ये चीज़ देंगे, पर उसके बदले आपसे हम कुछ नहीं लेते। सो यहाँ पे अन एग्रीमेंट विच इज़ मेड विदाउट कंसिडरेशन वैलिड हो गया। पर यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया जैसी कंट्री में इट मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर होना चाहिए, तो हम रिटन रजिस्टर बना देंगे। एंड इट इज़ मेड ऑन अकाउंट ऑफ, जहाँ पे कोर्ट में भी जाके क्या बोलोगे रजिस्ट्री ऑफिस में, क्यों हम दे रहे हैं? बिकॉज ये मेरा सन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, मेरा जो भी है। बच्चों समझ में आया कि नहीं? सो an agreement which is made on account of natural love and affection is treated as a valid contract। क्लियर बच्चों? सो फर्स्ट एक्सेप्शन आया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने आज तक सुना था ये आज गलत साबित हो गया। जहां पे हम या कोई भी इंसान
नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिलेशनशिप में किसी और को कुछ देता है एंड उससे कुछ नहीं लेता है। ओके का बच्चों, क्लियर? नाउ द सेकेंड पॉइंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको थोड़ा इजीली पॉइंट्स बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। बच्चों गिफ्ट, सपोज बच्चों टीचर्स डे पे, बर्थडे पे या कोई भी ऐसा ओकेजन हो, न्यू ईयर पे आप लोग मुझे कोई गिफ्ट देते हो, तो उस गिफ्ट के बदले में तो आपको कुछ नहीं देता। इसका मतलब तो नहीं आपने अगर ये गिफ्ट मुझे दिया है तो आप कुछ दिनों के बाद ये मुझसे ले जाओगे या इसके लिए मुझसे पैसे डिमांड करोगे। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर आप लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया, उसके बदले मुझे आपको कुछ देना नहीं है, ये गिफ्ट मेरा हो गया। ऐसा नहीं आप आज गिफ्ट दोगे कल बोलोगे सर ये गिफ्ट मेरा है, ऐसा नहीं होता। गिफ्ट में दिया बच्चों, गिफ्ट में दिया। हाँ, कभी कभी हम लोग ओकेजनली हमने जो गिफ्ट दिया किसी को, कोई ये बोलता है गिफ्ट सर नहीं होगा। बच्चों गिफ्ट वहां नहीं होगा जहां पे रिटर्न रजिस्ट्रेशन जरूरत है, जहां पे रिटर्न रजिस्ट्रेशन नहीं जरूरत वहां पे गिफ्ट हो जाएगा। बच्चों एक गिफ्ट, ए कंप्लीटेड गिफ्ट एक्चुअली विच इज मेड बिटवीन, हम भिखारी को कुछ देते हैं तो उसके बदले उससे कुछ लेते हैं क्या? हम बोलते हैं हाँ तुझे दे रहे हैं, लोग वेट कर, वो वेट करता है, हम उसे देते हैं। ए कंप्लीटेड गिफ्ट बिटवीन द डोनर एंड द डोनी इज ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ। यहां पे तो कंसिडरेशन नहीं है बच्चों, यहां पे भी बोला जाता है अगर हम कोई बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं तो यहां पे भी हमारे लॉ में लिखा है बच्चों, अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो रिटर्न में होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा था कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट, पर आप लिख के दे दो कि हम अपने घर को इनके नाम पे कर रहे हैं और इस घर को किसी भी हालत में कोई भी दोबारा नहीं ले सकता। अगर हम कुछ वॉलंटरली इसको लिख के दे रहे हैं इस मैसेज को, तो उसको हमारे बच्चे भी नहीं ले पाएंगे चाहे हमने फ्री में भी दिया होगा। पर वहां पे एक पॉइंट था, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। पर यहाँ पे बच्चों एक गिफ्ट मेड बिटवीन द डोनर एंड डोनी कैन ऑल्सो बी एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ इट इज रिटेन एंड रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन, हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। अगर हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की तरह हम अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के साथ साथ किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, किसी गुरुद्वारा को, किसी चर्च को, किसी सोसाइटी को, किसी गरीब अनाथाश्रम को, किसी स्कूल्स को, मेडिकल को, अगर हम चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हैं लिख के कि हम अपनी प्रॉपर्टी का ये पार्ट आपको दे रहे हैं, तो उसको हमारे बच्चे भी नहीं छीन सकते। सो दैट इज गिफ्ट। बच्चों गिफ्ट देते वक्त हमें किसी प्रकार का रिटर्न नहीं मिलता, बट गिफ्ट हमने दिया, उनके नाम पे किया, उनसे हमें कुछ नहीं मिला। सो दिस इज बच्चों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी हमने प्रॉमिस किया कि आपके नाम पे आपके लिए स्कूल बनाएंगे, तो ये भी बच्चों एक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप खुद समझ रहे हो, सरकार अगर हमें बोलती है कि हमें आपको ये चीज प्रोवाइड करेंगे, तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों कि हम मजदूरों को 2000 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, चावल एक्स्ट्रा देंगे, दाल एक्स्ट्रा देंगे। तो बच्चों सरकार ने जो प्रॉमिस किया, ये एक तरह से बच्चों गिफ्ट है हमारे लिए एंड इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर सरकार नहीं देती तो हम उनके अगेंस्ट में वॉइस रेज कर सकते हैं, इसको हमें पूरी तरह से मिलेगा, चाहे अभी ना मिले, लेट में मिले, सरकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, पर हमें मिलेगा। सो बिकॉज गिफ्ट ऑल्सो बच्चों एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हमने अपने सगी संबंधियों को दिया, अपने फैमिली मेंबर्स को दिया, अपने बच्चों को दिया, एंड गिफ्ट बच्चों हम किसी को भी दे सकते हैं। ओके, देन बच्चों थर्ड पॉइंट, ये भी आपको समझ में आएगा, मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया है फिर भी चलेगा। थर्ड पॉइंट बच्चों टाइम बेयर डेप्ट। बच्चों आपको मुझे पेमेंट देना है, आप मुझे पेमेंट दोगे, पर अगर आप मुझे पेमेंट नहीं देते, मैं 1 मंथ 2 मंथ वेट किया, अगर 1 साल हो गया, मैं कभी सोचूंगा वो पैसा मिलेगा, तो मैं उसको अपने बुक में लिख दूंगा बेड डेप्ट। ओके बच्चों, पर आपने मुझे बोला कि सर हम आपको पैसा देंगे, सर देंगे, बाद में देंगे, तो मैं बाद में क्या सोचूंगा? आज का पैसा अगर मैं सोचूंगा हाँ 2-4 महीने के बाद देगा, 6 महीने के बाद देगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 मंथ, अगर ज़्यादा पैसा होगा 2-4 हज़ार 5 हज़ार होगा, पर अगर तब भी नहीं दोगे तो मैं सोचूंगा ये मेरा बेड डेप्ट हो गया, आपके साथ मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा, तो 1-2 साल के बाद तो मैं कभी याद भी नहीं रखूंगा। अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर के बाद ऑफ हो गया, एंड हो गया, तो मैंने वहां पे उसे बेड डेप्ट लिख दिया। अब अभी आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद लाके मुझे वो पेमेंट करते हो, तो बच्चों मैंने तो उसको बेड डेप्ट लिख दिया था। अभी अगर आप मुझे पेमेंट करते हो, चाहे पूरा पैसा हो आधा पैसा, उसके बदले मैंने आपको अभी तो कुछ नहीं दिया,
आप बोलोगे सर आपने पास्ट में दिया था, पास्ट में दिया था, कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, पर बच्चों मैंने उसको बैड डेब्ट कर दिया है। मैंने तो नहीं सोचा था ना कि आप लोग मुझे दोगे, और आपने भी ऐसा नहीं बोला था कि 2 साल के बाद देंगे, तो हमने वेट किया, नहीं हुआ तो हमने उसे बैड डेब्ट कर दिया। सो बच्चों इस पॉइंट को बोला जाता है टाइम बेयर डेब्ट, TIME, टाइम बेयर, BARRED, बेयर डेब्ट, DEBT। सो ए प्रॉमिस टू पे, अगर मैं प्रॉमिस करता हूं टू पे यू ए टाइम बेयर डेब्ट, भैया मैं आपका पैसा जरूर दूंगा। बच्चों इज ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये भी एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, पर वो प्रॉमिस जो करता है वो पेमेंट जरूर करेगा। पर बच्चों ये तो आफ्टर एन ईयर, 1 साल के बाद तो ये बैड डेब्ट हो जाता है। एंड 2-4 साल के बाद अगर आपका प्रॉमिस पूरा आप करते हो, चाहे होल पेमेंट करते हो चाहे पार्ट पेमेंट करते हो, तब मैं आपको उसके बदले में कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता, क्योंकि मेरा सर्विसेज वहां क्लोज हो चुका है, मैं उसको उस साल लॉस में डाल चुका हूं। मैंने जो प्रोडक्ट बेचा था उसको मैं लॉस में डाल चुका हूं, मैंने जो लोन दिया था उसको भी मैं लॉस में डाल चुका हूं। तो पूरी तरह से वो पैसा मेरा क्लोज, वो चैप्टर क्लोज, वो अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। अगर वो मुझे पैसा आज मिलता है, बैड डेब्ट अगर रिकवर आज होता है, तो उसके लिए बैड डेब्ट को बोला, अगर वो तो क्लोज हो गया, हमें जो मिला इसके बदले हमने आपको आज कुछ नहीं दिया। तो बच्चों एक्सेप्शनल केसेस है ना, तो थोड़ा टेक्निकली हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ विदाउट कंसिडरेशन। सो ए प्रॉमिस टू पे ए टाइम बेयर डेब्ट इज ऑल्सो बच्चों एनफोर्सेबल बाय, अगर एक प्रॉमिस करता है कि टाइम बेयर डेब्ट देगा एंड वो देता है, आइदर वो पूरा पैसा दे या कुछ पैसा दे, हमें पैसा मिला, हमने उसके बदले उसे कुछ नहीं दिया, दैट इज नोन एज टाइम बेयर डेब्ट। एक तरह से ये डेब्ट होता है जो बैड डेब्ट हो जाता है, जिसके लिए हमें पीरियड नहीं मालूम होता कब वो देगा, एंड एक सर्टेन पीरियड के बाद हम उसे एज्यूम कर लेते हैं कि बैड डेब्ट। सो दिस इज बच्चों टाइम बेयर डेब्ट। तो इसी के साथ 3 पॉइंट खत्म हुए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंप्लीटेड गिफ्ट, टाइम बेयर डेब्ट। और एक बच्चों छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं, और भी 3-4 पॉइंट है। एजेंसी बच्चों, एजेंसी बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं कंपनी, अगर हम कंपनी हमें खोलना है तो हमें कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू कंपनी खोलने के लिए, कंपनी की फॉर्मेशन के लिए, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए, कंपनी को गठन करने के लिए उसकी जो भी लीगल प्रोसीडियर्स है उसको पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए जो फीस है हमें देना पड़ेगा, तभी जाके हमें परमिशन मिलेगी विद कंप्लीट जो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होगा, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी हमें कभी कभी बनाना होता है। तो हमें जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जो एग्रीमेंट्स है, जो उनका लीगल उनका चार्जेस है, वो सब हमें पे करके कंपनी खोलने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी। तो हमें कुछ दे के हमें बच्चों मिलता है। तो बच्चों पर एजेंसी एक बिजनेस होता है, एजेंसी खोलने के लिए बच्चों किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं देना पड़ता। हम एजेंसी एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बस इतना लिखना है बच्चों, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। अगर हम एजेंसी बनाते हैं, एजेंसी स्टार्ट करते हैं, उसको गठन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किसी प्रकार का लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, मतलब कोई हमें फीस देना नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट गिव्स अस द परमिशन, द अथॉरिटी टू स्टार्ट एन एजेंसी, बट हमसे कुछ नहीं लेती। तो हमें एक चीज मिली, हमें अथॉरिटी मिली, हमें ऑथराइजेशन मिला कि हम एजेंसी कर सकते हैं, पर हमें इसके बदले कुछ देना नहीं पड़ा। सो बच्चों कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी के लिए भी कंसिडरेशन नहीं चाहिए, एंड ये वैलिड है, वो हमें परमिशन देगी जरूर, पर हमें उसे कुछ नहीं देंगे। सो बच्चों पहला पॉइंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन थोड़ा बड़ा पॉइंट था। उसके बाद कंप्लीटेड गिफ्ट भी रिटन रजिस्टर हो सकता है, टाइम बेयर डेब्ट हुआ, एंड बच्चों अभी मैंने बोला आपको एजेंसी। तो इसी के साथ हमारे 4 पॉइंट खत्म हुए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बेयर डेब्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट, देन टाइम बेयर डेब्ट, एंड अभी मैं बोला एजेंसी। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, कंपेंसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। बच्चों सपोज पास्ट में हमने किसी को कुछ किया था, सपोज ऐसे कि रास्ते में किसी को वॉलेट गिरा है, हमने उसको उठा के दे दिया, किसी को हेल्प कर दी, एंड वो हमें हेल्प कर दी, कैजुअली हेल्प कर दी, किसी का चीज हमें दे दिया, एंड वो हमें उसके बदले प्रॉमिस देता है, भैया मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, आपको एक जॉब लगवा दूंगा, आपको मैं 5000 रुपये गिफ्ट दूंगा। तो मैंने उसका वॉलेट उठा के उसको दे दिया, उसका सूटकेस उठा के उसको दे दिया, उसका जो भी आप सामान था आपने उसको दे दिया।
तो उसको देना तो आपका ये तो कर्तव्य था, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसका चीज़ उसको दिया तो आपने उससे तो ऐसी एक्चुअली तो कुछ भी नहीं दिया, वो चीज़ उसी का ही था। पर अगर उसी जगह पे वो प्रॉमिस करता कि भैया मैं आपको इसके लिए 1,00,000 रुपये दूंगा, 50,000 रुपये दूंगा, तो आप सपोज लेते हो और वो प्रॉमिस करता है देगा, अगर वो देता है तो आपको 1,00,000 रुपये मिला, पर आपने उसको क्या दिया मुझे बताओ। आप बोलोगे सर हमने उसका सूटकेस दिया, हमने उसका ब्रीफकेस दिया, हमने उसका वॉलेट दिया। अरे आपने क्या दिया? अरे दिया तो उसी का चीज़ तो उसी को दिया, आपने अपने पास से तो कुछ नहीं दिया, आपने अपना प्रोडक्ट तो नहीं दिया, अपना सर्विस तो नहीं दिया, आपने अपना कुछ भी परफॉर्मेंस उसको दिया क्या? नहीं दिया ना। तो उसी का चीज़ उसको लौटाना तो ये आपका मॉरल ड्यूटी था। याद है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? समझ में आया कि नहीं? सो बच्चों यहाँ पे एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड, बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड हो जाता है एक एग्रीमेंट इफ इट इज ए प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट। अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ भैया आज आपने मुझे हेल्प किया कि एक दिन मैं आपको इतना रुपए दूंगा, आपको आपके लिए मैं कुछ करूंगा। इफ इट इज ए प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट ए पर्सन, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड इफ इट इज ए प्रॉमिस। अगर ये प्रॉमिस है, सपोज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं टू कॉम्पेंसेट ए पर्सन, सपोज तुमको, हु हैज, जिसने डन वॉलंटरली समथिंग फॉर मी, अगर उसने मेरे लिए कुछ किया है वॉलंटरली, अपनी खुशी से अपनी मर्जी से अगर मेरे लिए कुछ किया है, एंड उसको देने के लिए अगर मैं कुछ प्रॉमिस करता हूं, दैट इज नोन एज वैलिड कंसिडरेशन एंड इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं प्रॉमिस किया हूं आपको दूंगा तो मुझे देना चाहिए, इनफैक्ट मुझे आपसे कुछ नहीं मिला। आप बोलोगे सर आप अगर नहीं दोगे तो क्या करेंगे? ना, देना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है आपको देंगे, क्योंकि आपने हमारे लिए कुछ किया, तभी तो दुनिया टिकी हुई है, तभी तो सोसाइटी है। एक दूसरे के लिए हमारे मॉरल ड्यूटी भी हैं, सिर्फ अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने फैमिली के लिए हमें बस करना जरूरी नहीं है, सामाजिक भी तो एक संस्था है। नहीं तो आपको डॉक्टर क्यों देखेंगे, पुलिसमैन आपको सर्विस क्यों देगा, रिक्शा वाला आपको हेल्प क्यों करेगा? क्यों करेंगे? कोई किसी के लिए काम नहीं करेंगे ना बच्चों। सो बच्चों, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड if it is a promise to compensate a person, that person, उस पर्सन को who has done voluntarily something for you, जिसने आपके लिए कुछ ना कुछ किया होगा। एंड दिस प्रॉमिस में भी मस्ट, अगर आप चाहते हो भैया आप बोल रहे हो दोगे तो आप इसको रिटर्न कर दो, रजिस्टर कर दो, अच्छी बात है, तो इससे ये पूरा वैलिड हो जाएगा, क्योंकि इंसान बोल के भूल भी सकता है, एंड इंडिया में तो भूलने की बहुत आदत है। समझ में आया बच्चों? सो दिस इज द 5th पॉइंट बच्चों हुआ। तो पहला पॉइंट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हम लोग जो देते हैं उसके बदले कुछ नहीं मिलता, गिफ्ट के बदले कुछ नहीं मिलता। टाइम बेयर डेप्ट, जो हमारा बेड डेप्ट हो चुका है उसको अगर मिलता है तो वो भी वैलिड है। उसके बाद बोला मैं आपको एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। अभी लास्ट पॉइंट बोला कंपेंसेशन फॉर सर्विसेज। हाँ, आपने जो हमें सर्विस दी, मतलब वो वॉलंटरी सर्विस है, वो वैसा नहीं कि आप मेरे पास काम करते हैं, रेंटेड। ओके, अब बच्चों गारंटी, देखो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं बच्चों। सपोज मैंने ये खरीदा, एक दुकानदार ने, देखो ये कंपनी बेच चुकी है, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर से हमने खरीद लिया, सब अपना अपना पैसा दे चुके हैं। अभी बच्चों जिसको जो प्रॉफिट कमाना था कमा लिया। अभी एक दुकानदार से अगर मैंने इसको 2000 रुपीज़ में खरीदा तो दुकानदार क्या बोलता है, अगर खराब होगा तो 1 साल में आपको ये फिर नया मिलेगा या रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बच्चों लेके आया, मेरा खराब हो गया, तो इसको रिपेयर का दुकानदार करेगा, देगा कौन? कंपनी देगा। नया कौन देगा? कंपनी देगा। तो सोचो बच्चों, कंपनी तो एक बार ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को जब बेच दिया तो कंपनी को जो मिलना था कंपनी को मिल गया, कंपनी उसके बदले गवर्नमेंट को टैक्स देना दिया था, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी वेजेस दिया ना, अपना प्रॉफिट भी खा लिया, टैक्स भी दिया। तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा है ही क्या? पर कंपनी को अपने परफॉर्मेंस पे बहुत भरोसा है, कंपनी जानती है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं हो, इसलिए वो गारंटी वारंटी देती है। पर अगर अभी ये प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो कंपनी मुझे नया प्रोडक्ट देती है, उसके बदले मुझसे क्या लेती है? बोलो। कंपनी ने मुझे नया ब्लूटूथ स्पीकर दिया, इसके बदले कंपनी मुझसे क्या लेती है? बच्चों एक
पूरा प्रैक्टिकल 2-3 एग्जांपल्स मेरे पास है। मैंने अपना लैपटॉप 2009 में खरीदा था, 2010 में 9 एंड में। तो बच्चों तब मेरा लैपटॉप खरीदने के 1 महीने बाद ख़राब हो गया था। इसका हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड एंड उसका जो फैन होता है पूरा ही ख़राब हो गया था। तो एक बच्चे ने बस प्रेस, आज से 10 साल 11 साल पहले प्रेस कर दिया था उसके स्टार्ट बटन को, तो वो स्टार्ट बटन ऑन हो के रह गया था। इतने के अंदर पूरा बॉडी डैमेज हो गया था। वो लगभग शायद खरीदने के 1 मंथ होगा। तो मैंने इसको जाके दुकान को दिया, तो उसने कंपनी को भेज दिया। कंपनी ने मुझे 7-8 डेज के बाद रिटर्न किया लैपटॉप एंड उसका कॉस्ट था बच्चों 41,000 का एक्सपेंडिचर हुआ था। नहीं सॉरी, 37,000 का एक्सपेंडिचर हुआ था। तब लैपटॉप का प्राइस ज़्यादा था वो। तो बच्चों 37,000 कंपनी ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेव कर दिया मुझे। देखो वारंटी पीरियड के अंदर था। सोचो बच्चों, तो वो चीज़ कंपनी ने मुझे दी। मैंने कंपनी को पहले जो पैसा दिया था लैपटॉप के लिए, उसके बदले लैपटॉप मिला था। बाद में कंपनी ने मुझे फिर से जो नया लैपटॉप दिया, सारे चीज़ में लगभग सब कुछ लगा के दिया, नया लैपटॉप नहीं दिया। तो उसके लिए कंपनी को मैंने क्या दिया बोलो? कंपनी जो हमें गारंटी वारंटी देती है, उसमें जो सर्विस देती है, उसमें जो रिपेयर या हमें पूरा प्रोडक्ट देती है, तो उसके बदले हम कंपनी को क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। बस गारंटी देना एक कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी को अपना काम करना पड़ेगा, पर उसके बदले हम कंपनी को कुछ नहीं देते। सोच लो। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए वैलिड। इनफैक्ट यहाँ तो कुछ कंसिडरेशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए वैलिड हुआ कि नहीं बोलो? यहाँ पे कुछ भी कंसिडरेशन नहीं है। आपको आपकी चीजें मिलेगी, पूरा नया मिलेगा या रिपेयर होगा, जो भी कंपनी दिया ये बच्चों पूरा वैलिड है। इसके बदले हम लोग कुछ भी एक्सचेंज में, रिटर्न में कुछ देते नहीं है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बच्चों इज मेड विदाउट कंसिडरेशन एंड इट इज वैलिड, प्योरली वैलिड। देखो ये बेस्ट एग्जांपल है। कंपनी आपको बिना किसी चीज के, बिना किसी डिमांड के आपका सामान आपको बना के देती है। और एक भी इंस्टीट्यूट में हमारा पढ़ा है बच्चों, डेल का बड़ा स्क्रीन पड़ा है। वो स्क्रीन छोटा था, जब खरीदा था उसके 1 महीने 2 महीने के बाद खराब हो गया था। मैंने रिप्लेस किया, तो कंपनी के पास छोटा स्क्रीन नहीं था, तो कंपनी ने मुझे एज पर दी एग्रीमेंट एक बड़ा स्क्रीन दे दिया। वो 21 साइज का था शायद पुराने वाला, अब मुझे 24 इंच का दिया था शायद, या 17 का था, 21 या 24 का दिया। तो मुझे जब नेक्स्ट टाइम मिला वो बड़ा मिला, क्योंकि कंपनी के पास अवेलेबल नहीं था। तो लॉस तो कंपनी को डबल ही हो रहा है। तो बच्चों सोचो इस बात पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज मेड विदाउट कंसिडरेशन एंड ये वैलिड है कि नहीं है? यहाँ पे एक पार्टी को मिल रहा है बेनिफिट, दूसरे पार्टी कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा है। क्लियर बच्चों? समझ में आया? वैसे ही सपोज बच्चों, अगर मैं किसी के कोई लोन लेना चाहता है बैंक से, अगर मैं उसके लिए गारंटर बनता हूँ, हाँ भैया इसको लोन दो, बैंक बोले आप इसके लोन देने के लिए आप गारंटर हैं, मैंने बोला हाँ, तो बैंक ने लोन उसको दिया, इसने इंटरेस्ट बैंक को दिया। अगर लोन ये इंसान नहीं चुका पाता है तो मैं चुकाऊंगा। तो मुझे गारंटी देके क्या मिला, क्या फायदा मिला? सोचो, बैंक ने इसको लोन देने के लिए गारंटर को बुलाया, इसने क्या किया, बी ने मुझे गारंटर बना दिया। तो अब बैंक ने बी को पैसा दिया, बी ने पैसा लेके बिजनेस कारोबार स्टार्ट किया, इंडस्ट्री खोली, फैक्ट्री खोली एंड बैंक को रिटर्न दिया। अगर बैंक को कभी रिटर्न ना दे पाए एंड कभी वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो बैंक वो पैसा मुझसे मांगती है। तो गारंटी मैंने जो दी, मुझे उसका पैसा लोन रिटर्न करना पड़ेगा, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? पर मुझे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्या उसके बाद बैंक क्या मुझे दे देगा? वो डिफरेंट है, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसमें वो चीज़ें हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिटेल में पढ़ेंगे। पर नाउ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, बच्चों बिना कंसिडरेशन के बनता है एंड इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर बच्चों? और एक पॉइंट बच्चों, रेमिशन बच्चों, रेमिशन का मतलब क्या है, इसका भी हम अलग नेक्स्ट और 1-2 टॉपिक के बाद इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी बता देता हूँ। सपोज आप लोगों ने मुझसे 1000 रुपीज लिया है एंड आप लोग मेरा 1000 रुपीज नहीं दे पा रहे, तो मैं बोलूँगा भैया आप मुझे जितना दे सकते दे दीजिए, बाकी मैं छोड़ दूंगा। तो आप बोलोगे भैया 500 रुपये देंगे ना, ठीक है तो 500 रुपीज़ दो। तो आपने मुझे 500 रुपीज़ दिया और 500 रुपीज़ मैंने छोड़ दिया। तो बच्चों आपको मैंने 1000 रुपये दिया, सपोज ये 500, ये 500,
हुआ, नोट 2 है। तो आपको मैंने 1000 रुपीज दिया, आपने मुझे 500 रिटर्न दिया और ये वाला मैंने आपको छोड़ दिया। तो बच्चों मैंने ये जो 500 आपको दिया उसके बदले मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पे आपको दिया, आपने मुझे नहीं दिया, तो ये क्या वैलिड नहीं होगा? वैलिड होगा। आपने मुझे 1000 लेके 500 दिया और मैंने माफ कर दिया, ये वैलिड नहीं होगा? होगा। यहाँ बच्चों अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, सपोज 10 लाख लोन लेते हैं कि 5 लाख लोन लेते हैं, तो अगर हम चुका नहीं पाते तो बैंक हमको लास्ट में एक अमाउंट बोलती है कि भैया इतना चुका दो, आप कम ही चुका दो, आपको रेमिशन अमाउंट देती है, डिस्काउंट अलाउ करती है। अगर आप उसको नहीं चुका पाते तब जाके बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सीज करती है, उसको बेचती है, नीलाम करती है। तो बच्चों अगर बैंक तुमको कुछ अमाउंट कम बोलती है, तो 5 लाख देके बैंक अगर तुमसे बोलती है भैया 3 लाख ही रिटर्न कर दो एंड बाकी छोड़ती है, तो बाकी जो 2 लाख रुपए बैंक ने आपको दिया, आपने उसके बदले कुछ नहीं दिया, बैंक ने छोड़ दिया, तो बैंक के लिए वो क्या? बैंक की तरफ से तो कंसिडरेशन हुआ, तुम्हारी तरफ से तो उसका रिटर्न कुछ नहीं आया। सो बच्चों ये क्या है? ये भी क्या है? मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ बच्चों लेस देन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू। हमें एक्सेप्ट करना है लेस व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू। एक्चुअली जो ड्यू था उसे कम एक्सेप्ट करने के लिए हमें राजी होना, हम अपने आप को मंजूर कर लेते हैं कि हम जितना था उससे कम एक्सेप्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड रेमिशन। Actually, the term remission stands for acceptance of less than what was actually due. जितना ड्यू था बच्चों उससे कम एक्सेप्ट करना होता है रेमिशन। एंड अगर बच्चों हमने जितना उसमें हम नहीं भी ले सकते, छोड़ दिया, माफ कर दिया, तो माफ अगर कर दिया बच्चों, हमारी तरफ से तो गया, उसकी तरफ से तो कुछ नहीं आया। पर बच्चों ये वैलिड होगा कि नहीं होगा? हमने एक बार उसको बोल दिया कि नहीं लेंगे, ठीक है 500 रुपीज दो, तो क्लियर, वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया। इनफैक्ट वन हैंड से कंसिडरेशन गया, दूसरी हैंड से नहीं आया। आप बोलोगे सर कम आया, फिर भी बच्चों अगर 2 पार्ट कर दिए तो ये पार्ट का पेमेंट हुआ। सपोज ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट दी ही नहीं। सो एक्सेप्टेंस ऑफ लेस देन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू इज नोन एज रेमिशन। एंड बच्चों नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रेमिशन। रेमिशन के लिए बच्चों कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए, हमने तो छोड़ दिया, माफ कर दिया आपको, उससे आपको मैंने छुटकारा दे दिया। सो नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रेमिशन। रिपीट। सो बच्चों ये अनदर पॉइंट हुआ जहां पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं विदाउट कंसिडरेशन। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर द एक्सेप्शनल केसेस दैट शोज यू कि विदाउट कंसिडरेशन भी बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, होता है एंड ये वैलिड है। एंड फर्स्ट वन इज बच्चों नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकेंड पॉइंट बच्चों हुआ हमारा, एक्चुअली सेकेंड पॉइंट है कंपेंसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है, जिसने आपके लिए कुछ वॉलंटरी कुछ किया है, तो वो भी बच्चों वैलिड है। थर्ड पॉइंट बच्चों टाइम बेयर डेब्ट टू पे द होल अमाउंट और पार्ट जो भी दे रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टाइम बेयर डेब्ट एक तरह से बैड डेब्ट हो चुका, अब वो दे रहा है तो हमें मिल रहा है, उसको हम कुछ नहीं दे रहे, दैट इज ऑल्सो। पर वो देगा बोला है, उसको देना चाहिए, उसने बोला है, बाद में बोलता है कि हम देंगे, प्रॉमिस करते हैं तो वो हमें दे रहा है, तो दैट इज वैलिड बच्चों। कंप्लीटेड गिफ्ट्स, मैंने बोला अगर कोई गिफ्ट डोनी को दे रहा है एंड वो रिटेल रजिस्टर है तो वो भी क्या है, वैलिड है। एजेंसी के लिए नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एजेंसी के लिए कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। वैसे ही बच्चों गारंटी, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। एक कंपनी अगर गिफ्ट गारंटी देती है ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड इफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज डैमेज्ड as per the company's terms and condition, then company is completely liable for the exchange of that product or for the repair of that product or for the exchange of any particular उसका जो पार्ट होगा उसको चेंज करने के लिए कंपनी is solely responsible and you do not require to pay any amount for that guarantee. So a contract of guarantee does not require any consideration and it is valid. एंड बच्चों रेमिशन मैंने आपको बताया एक मतलब नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रेमिशन इफ समवन हु कैन अलाउ यू रिबेट या रेमिशन टू एक्सेप्ट लेस देन, आपको जितना देना उससे वो कम लेने के लिए राजी है बच्चों, सो दैट इज नोन एज बच्चों रेमिशन। एंड रेमिशन भी पूरी वैलिड है एंड यहाँ पे भी कंसिडरेशन वन साइड से नहीं हो रहा।
बच्चों मतलब हर जगह एक साइड से कंसिडरेशन दिया जा रहा है, एक साइड से नहीं दिया जा रहा, पर ये वैलिड है। सो बच्चों नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कमेंट ऑन इट का मतलब है हमें लिखना है वेयर देर इज नो कंसिडरेशन बट कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वी हैव टू राइट अगेंस्ट द क्वेश्चन के अगेंस्ट। कमेंट मतलब हमें क्वेश्चन के फेवर में नहीं लिखना, क्वेश्चन के एडवर्स, क्वेश्चन को हमें एडवर्स वे में एक्सप्लेन करना है। वी डू नॉट राइट इन फेवर ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव टू राइट अगेंस्ट द क्वेश्चन टू गिव जस्टिस to the point. No consideration is no contract is valid, really valid, but there are certain exceptional cases that shows that बच्चों without consideration a contract is also valid, an agreement is also valid, an agreement is also enforceable by law and becomes a contract, and the grounds are natural love and affection, compensation for services rendered, time beared debt, completed gift, agency does not require any consideration, a contract of guarantee does not require any consideration, and remission means the acceptance of less than what was actually due in the contract, what is actually due in the contract, that is rebate, उसके लिए भी कोई consideration की जरूरत नहीं है, but it is a valid contract without consideration. So this is the last question जो है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट लगभग पूरा खत्म हुआ। कल मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चंस वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा फ्री कॉन्सेंट के बारे में। जो कॉन्सेंसस आइटम था वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, पर उसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं, उसको पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? तब तक के लिए जितना मैंने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ो, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करो, एनी डाउट मुझे पूछो। सो बच्चों ऑल दी बेस्ट, अपने आप को पूरी तरह कमिटेड बनाओ, पढ़ाई में डिवोट करो अपना मैक्सिमम टाइम, अपनी एनर्जी अदर चीज़ों में भी दो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपनी फ्यूचर को बनाओ। अगर पेरेंट्स नहीं समझते आप समझाओ, एंड अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान और अच्छा फ्यूचर बनने के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।